गांव की सरकार, जिसके तहत होगी गांव की पड़ताल। देखेंगे कि क्या ग्राम प्रधानों ने गांव का किया है विकास या फिर जमकर हुआ है सरकारी पैसे का दुरुपयोग। यहाँ खुलेगा जनता के प्रतिनिधियों का चिट्ठा, सिर्फ द दस्तक 24 पर। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। आप सभी जानते हैं कि हमारी पड़ताल लगातार हमारे प्लेटफॉर्म के द्वारा होती रहती है, जिसमें कई विद्यालय, ग्राम पंचायतें, शहर, गांव, देहात सब दिखाते हैं। इसी पड़ताल में आज हम पहुंचे हैं जनपद मैनपुरी की तहसील पड़ती है भोगांव, और भोगांव के अंतर्गत एक पड़ता है प्राथमिक विद्यालय। इस जगह का नाम है रजवाना, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख रहे होंगे, वीडियो में भी देख रहे होंगे। यह वो कमरा है जिस विद्यालय में कायाकल्प हुआ है और बहुत सारा परिवर्तन हुआ है। हम इस विद्यालय के उस हस्ती से भी रूबरू कराएंगे जो लगातार उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में भी अपना परचम लहरा रहे हैं, और यहाँ के जो परिवर्तन हुए वो हम आपको सब दिखाएंगे। और वो ढेर सारी बातें होंगी जिसके तहत इस विद्यालय का परिवर्तन हुआ है और उन अध्यापक ने पूरे प्रदेश में और देश में अपना नाम कमाया है। आपको एक विस्तार से थोड़ी चर्चा करने से पहले आपको बता दें कि अध्यापक जो है उनका नाम इशरत अली जी है, और अभी बीते वर्ष 2020 में 1 सितंबर को राष्ट्रपति पुरस्कार से भी वो सम्मानित हो चुके हैं। और इसी के तहत 2012, 2015, 2017, 2018 यानी कि बहुत बड़ी फेहरिस्त है जिसके तहत उनको राजकीय पुरस्कारों में नवाजा जा चुका है। आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा को लेकर काफी परिवर्तन होने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें मिशन कायाकल्प है, ई पाठशाला जैसा कंसेप्ट भी प्रदेश सरकार चला रही है। इसी के तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी बच्चों को पढ़ाने का काम किया जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन के अंतर्गत विद्यालय बंद रहे, बच्चों की शिक्षा के स्तर किस प्रकार उनको पढ़ाया गया, ये सब चीज़ें हम सर से समझेंगे। और दूसरी चीज़ हम ये भी समझेंगे कि 1 मार्च से विद्यालय खोलने की अनुमति जारी की गई है, उसके अंतर्गत क्या क्या तैयारियां चल रही हैं विद्यालयों में, और जो विद्यालय अभी विकास की सूची में खोए हुए हैं उनके लिए क्या क्या परिवर्तन होने जरूरी है, वो ढेर सारी बातें होंगी। हमारे साथ हैं इशरत अली जी। सबसे पहले आपको अपना समय दिया आपने, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो सर ये बताइए कि 1 मार्च से विद्यालयों को खोलने के लिए कई सारी बातें हो रही हैं कि विद्यालयों को दोबारा खोला जाए, विद्यालय में आपकी क्या क्या तैयारियां हैं? सबसे पहले तो बहुत बड़ी चीज़ है कि 1 वर्ष के पश्चात बच्चे पुनः विद्यालय आ रहे हैं अपनी कक्षाओं के लिए। जी। तो ज़रूरी है कि सबसे पहले जो कोविड-19 के जो निर्देश हैं हमें उनका अनुपालन करना है। तो आप देख रहे होंगे कि कमरे आपको गीले दिखाई दे रहे हैं, तो आज ये बच्चे सारे कमरों को सैनिटाइज करने का काम किया गया है, इनको सफाई करने का काम किया गया है। बच्चों को विद्यालय बच्चे आएंगे उनकी तैयारी के लिए कमरों को सैनिटाइज करके पूरे कोविड-19 नियमों का पालन करते हुए बच्चों के इंतजार में, जैसे कि नियम बनाया गया है कि 1 मार्च से विद्यालय खुलेंगे तो पहले दिन सिर्फ 50% बच्चे 2 कक्षाओं के शामिल होंगे, जिसमें कक्षा 5 और कक्षा 1 के बच्चे शामिल होंगे। जी। अच्छा, साप्ताहिक कार्यक्रम जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को निर्देशित किया है, इस पर राज्य सरकारों ने अपने प्लेटफॉर्म तैयार किए हैं, उन्होंने अपना शिक्षा के लिए कुछ प्रोजेक्ट बनाए हैं कि पूरे सप्ताह में किस प्रकार बच्चे आने के लिए सूचित किया गया है, उसके बारे में बताइए। बहुत बड़ी योजना है और हम जैसे टीचर सभी का मानना है कि ये कोविड-19 संक्रमण के बाद भी ये चलना चाहिए, क्योंकि ई पाठशाला प्रोग्राम एक ऐसा है जिसमें हम साप्ताहिक कार्यक्रम जो हमें राज्य सरकार की ओर से विभाग की तरफ से मिलता है, उसमें 7 दिन का पूरा प्रोग्राम रहता है। जी। ई पाठशाला प्रोग्राम बच्चे को कक्षा शिक्षण के अनुसार ही होता है, जो बच्चे की कक्षा है उसी के अनुरूप उसका कार्यक्रम है। ये साप्ताहिक है, प्रत्येक सोमवार को आता है और शनिवार तक का कार्यक्रम उसमें रहता है। इसके अलावा जो बच्चे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं वो उसका लाभ उठाते हैं। विद्यालय की ओर से भी शिक्षक जो क्लास टीचर हैं वो अपना कंटेंट तैयार करते हैं, वो भी फॉरवर्ड करते हैं व्हाट्सएप पर। इसके अलावा अगर बच्चे के पास व्हाट्सएप नहीं है, मोबाइल नहीं है, एंड्रॉइड मोबाइल, तो दूरदर्शन पर डीडी नेशनल पर भी 9 बजे से 1 बजे तक का कार्यक्रम प्रेषित किया जाता है, जो बच्चे आसानी से देख सकते हैं। ये भी सुविधा अगर बच्चे के पास नहीं है तो हम उसे आकाशवाणी के माध्यम से कार्यक्रम संचालित होता है, बच्चे आकाशवाणी से भी लाभ उठा सकते हैं। और तीसरी चीज, बच्चे के पास कोई सुविधा नहीं है, परिवार के पास कोई भी सुविधा नहीं है, रेडियो भी नहीं है, टीवी भी नहीं है,
विद्यालय समय में हमसे आकर मिले, हमने लिखित रूप से वही सारा कंटेंट एक सप्ताह का बना के देंगे और वो अपने बच्चे को जाकर समझाएंगे। अच्छा, शॉर्ट में हमारे दर्शकों को जरा बताइए कि प्रदेश सरकार के द्वारा कुछ अभियान चलाए जा रहे हैं, जैसे ई पाठशाला के बारे में आपने विस्तार से जानकारी दी। दूसरी चीज, मिशन कायाकल्प भी प्रदेश में चल रहा है, उसके तहत आपके विद्यालय में क्या क्या हो रहा है? मिशन कायाकल्प उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत बड़ी योजना है, जिसके तहत कई जनपदों में, हमारे जनपद में भी काफी ग्राम पंचायतों में काम हुए हैं जहां प्रधान सक्रिय थे, जहां पंचायत अधिकारी सक्रिय थे, वहां अच्छे काम हुए हैं। ये एक बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मेरे यहाँ मिशन कायाकल्प के तहत 0 के बराबर काम हुआ है, बहुत ही कम काम हुए हैं और मैं उसके लिए प्रयासरत भी हूँ। ग्राम विकास अधिकारी से मैं मिला भी हूँ और मैंने अपनी दरखास्त भी दी है, जो हमारे यहाँ काम बाकी है उनके लिए कहा भी है। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में मिशन कायाकल्प के तहत बहुत बड़े स्तर पर अब फेज 3 शुरू हो रहा है मिशन कायाकल्प का, जिसके तहत जो 14 पैरामीटर हैं वो पूरे किए जा रहे हैं। बालक बालिका का शौचालय है और कक्षा कक्षों का जीर्णोद्धार है। बाउंड्री अभी शामिल नहीं की गई है, बाउंड्री अगले फेरे में शामिल की जाएगी और जो कमरों का टाइलीकरण है, किचन का टाइलीकरण है, शौचालय मूत्रालय का टाइलीकरण है, उनमें विद्युत संयोजन है, ये सारे काम भी किए जा रहे हैं मिशन कायाकल्प। आप सभी को बता दें कि विद्यालयों की जो दुर्दशा आप देखते हैं लगातार, उसमें बहुत सा कारण रहता है कि ग्रामीण स्तर पर जो ग्राम प्रधान होते हैं वो अध्यापकों से अपना सामंजस्य नहीं बना पाते हैं। इसकी वजह से भी हमारी जो शिक्षा चुस्त और दुरुस्त होनी चाहिए, उसमें कुछ बाधाएं खड़ी हो जाती हैं। सर, पहले तो हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि अभी जो एक अभियान चल रहा है मिशन प्रेरणा, उसके तहत क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मिशन प्रेरणा आदरणीय महानिदेशक सर की सोच है और ये उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों के लिए एक कायाकल्प करने वाली योजना है, जिसके तहत प्रत्येक बच्चे के लिए मिशन प्रेरणा के लक्ष्य निर्धारित करती है। कक्षावार प्रत्येक बच्चे को मार्च 2023 तक वो लक्ष्य हासिल करने ही हैं, जिसके लिए बहुत बड़े स्तर पर मॉड्यूल तैयार किए गए हैं, प्रिंटरी सामग्री तैयार की गई है, वो विद्यालयों में आ रही है। गणित किट आई है, प्रिंटरी सामग्री के तहत हमें 102 पोस्टर मिले हैं। उसके अलावा हमारी सहायता के लिए टीचर्स अब क्या करें, मिशन प्रेरणा में टीचर्स को किस दिन क्या करना है, पूरा शेड्यूल मिशन प्रेरणा के तहत विद्यालयों को भेज दिया गया है। हमारी मदद करने के लिए राज्य सरकार ने पूरा डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर लिया है। हमें केवल वो कक्षा के बच्चे के अनुसार बस लागू करना है और 2023 तक ये मुझे उम्मीद है कि मेरा विद्यालय तो प्रेरक बनेगा ही और उत्तर प्रदेश भी प्रेरक बनेगा। एक सवाल और उठता है कि नवाचार और तकनीकी युक्त शिक्षा, आपको क्या लगता है कि बच्चों को वर्तमान जो परिदृश्य आप देख रहे हैं, देश बेरोजगारी के एक बहुत बड़े मकर जाल में फंसता जा रहा है, क्या तकनीकी युक्त शिक्षाओं की व्यवस्था प्राथमिक स्तर से ही होनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है ये आपका, क्योंकि ये मेरा शुरू से मानना है। जब से मैंने शिक्षक कार्य आरंभ किया, मैं बेसिक शिक्षा विभाग में आया हूँ, मैं इस पर जोर देता हूँ कि आप जो पाठ्यक्रम है उसके साथ बच्चे को तकनीकी शिक्षा देना बहुत जरूरी है। क्योंकि बच्चा जब अपने परिवेश के व्यवसाय को समझता है तो वो बड़े होकर किसी ऊंची नौकरी या ऊंचे पद के लिए इंतजार नहीं करता, फिर वो उसमें रमता है, उसे समझता है, फिर उसका प्रयोग करता है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, अभी कक्षा 5 का बच्चा आप मान लें कि सबसे बड़ी क्लास हमारे यहाँ प्राथमिक स्तर में कक्षा 5 की है। अगर 5 के बच्चे को हम व्यवसायिक शिक्षा दें तो क्या दे सकते हैं? बहुत बड़ी चीज है। आप पास में उसके आसपास, हमारे ग्रामीण अंचल का विद्यालय है तो आसपास काफी खेत हैं, बाग हैं, हम उन्हें सिखा सकते हैं कि देखो बेटा बागवानी खत्म हो रही है। ये भी एक समय में व्यवसाय था, बागवानी होती थी, लोग इससे अपना जीवन अर्जन करते थे। खेती है, आपके भी माँ बाप खेती करते हैं, लेकिन इसे अगर आप तकनीकी तरीके से करेंगे तो इसमें और तरक्की कर सकते हैं। तो बच्चों का जो परिवेशीय व्यवसाय है उससे जुड़ाव बनता है। बच्चों को आरंभ से ही व्यावसायिक शिक्षा से धीरे धीरे जोड़ना चाहिए। तकनीकी शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अपने विद्यालय में प्रत्येक सप्ताह एक दिन तकनीकी शिक्षा का एक क्लास रखता हूं। उसमें बच्चों को नए नए गैजेट्स के बारे में बताता हूं कि ड्रोन क्या है, ड्रोन को कैसे उड़ाना है, प्लेन कैसे उड़ता है, रोबोट कैसे बनता है या रोबोटिक टेक्नोलॉजी क्या है, इसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सब ग्रामीण परिवेश के बच्चों को जब मिलता है तो उनका विजन बड़ा होता है, और जब विजन बड़ा होगा तो बच्चे निश्चित तौर से सफलता की ओर बढ़ेंगे। सबसे बड़ी बात एक चीज और सर आपको बताना चाहें कि आपने तकनीक पर बात रखी, नवाचार को लेकर नए नए सुधार हो रहे हैं और राज्य सरकार भी कई बार दिशा निर्देशित कर चुकी है।
अध्यापकों को कई बार लखनऊ भी बुलाया जाता है ट्रेनिंग के लिए, नवाचार के लिए और क्या क्या काम हो सकते हैं? बिल्कुल सर, नई शिक्षा नीति में ये साफ तौर पे कह दिया गया है और उसके लिए प्रत्येक कक्षा के लिए वो समय भी निर्धारित कर दिया गया है कि आप नई शिक्षा नीति अब बच्चों को तकनीकी शिक्षा से जोड़ेगी। अब वो पाठ्यक्रम से सिर्फ एक कमरे के अंदर क्लासरूम नहीं रह गया। अब क्लासरूम को नई शिक्षा नीति कहती है कि आप बच्चे के लिए खोल दीजिए, पूरे आसपास का परिवेश का चक्कर लगवाइए, आसपास के परिवेश को दिखाइए और बच्चे को तकनीकी शिक्षा के लिए एक शिक्षक होने के नाते जो मेरे प्रयास हैं, तो देखिए इंसान जो है वो जीवन पर्यंत सीखता है। हो सकता है कि आप नई तकनीक के बारे में ना जानते हो, लेकिन उसे सीखने का प्रयास कीजिए, सीख कर सिखाइए, जो आप सीखें वही बच्चों को बताइए और इसमें निरंतर प्रयास करते रहिए। जब हम अपने आप को निरंतर अपडेट करते रहते हैं तो निश्चित तौर से हम बच्चों को भी कुछ नया दे पाएंगे। आप सुन रहे हैं अध्यापक इशरत अली जी को और हम हैं रजवाना की प्राथमिक विद्यालय में। यह जनपद मैनपुरी के अंतर्गत पड़ता है, तहसील पड़ती है भोगांव। अब अगला सवाल होगा आपकी पर्सनल जानकारी से संबंधित। आप मेरी रिसर्च के अनुसार मुझे पता चला है कि आप 2012 से आप यहाँ पर शिक्षारत हैं और बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल। लगातार आपको 2015 में, 2017 में, 2018 में और यहाँ तक कि 2020 में 1 सितंबर को भी पुरस्कृत किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ एक आम धारणा रहती है कि शिक्षक का जीवन इतना अच्छा नहीं हो सकता है कि बहुत बड़े तौर पर फेमस हो सके। आपको क्या लगता है कि शिक्षा को वर्तमान दृष्टिकोण को देखते हुए अगर हम पढ़ाते पढ़ाते काफ़ी बड़ा नेम फेम कमा सकते हैं? सबसे पहली बात तो ये कि शिक्षा व्यवसाय नहीं है। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में आए हैं और ये सोच के आए हैं कि ये हमने जीवन जीने के लिए नौकरी कर ली है, तो ये नौकरी नहीं है, ये सेवा है। और सेवा भाव से जब आप इससे जुड़ते हैं शिक्षा से, तो मैं तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि ईश्वर ने मुझे इस काम के लिए चुना ताकि मैं अपने जैसे बच्चे बना सकूँ। मेरे पास आज 204 बच्चे आते हैं और निरंतर अभी भी आप समझ लीजिए कि मार्च आने वाला है, एडमिशन क्लोज हो चुके हैं। वेटिंग लिस्ट में हमारी फाइल में अभी भी 30 से 35 बच्चों के एनरोल्ड रखे हुए हैं, जो 1 अप्रैल को हम उनको शामिल करेंगे कक्षा 1 के लिए। तो इतना लगाव, इतना जुड़ाव बच्चों का और अभिभावकों का विद्यालय से बन चुका है। तो ये कैसे बना, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। 2012 में जब हम यहाँ आए तो 70-75 बच्चे होते थे, अमूमन वही 40-45 बच्चे आते थे। शिक्षा कार्य जो था वो वही पुरानी पद्धति पे आधारित था। मैंने उसको पैटर्न को चेंज किया, बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवाई, बच्चों को जॉयफुल लर्निंग के तहत प्रार्थना स्थल से लेकर क्लासरूम तक जोड़ा। आप देख सकते हैं कि एक एक चीज मैंने विद्यालय में वो जोड़ी है जो मुझे अपने घर पे दिखनी चाहिए थी। मैं सोचता हूँ कि अगर मैं अपने घर पे ये लगा सकता हूँ तो अपने विद्यालय पर भी ये लगा सकता हूँ, क्योंकि विद्यालय भी मेरा ही है और घर भी मेरा ही है। अगर घर को हम सजाते संवारते हैं तो विद्यालय को भी सजाना संवारना हमारी ही जिम्मेदारी है। और जब विद्यालय अट्रैक्टिव होगा, आकर्षक होगा, तो बच्चे रुकेंगे, बच्चे ठहरेंगे और बच्चों का ज्ञान भी बढ़ेगा। शॉर्ट में हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि आपको कौन कौन से पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है? जी, 2012 में मैं सहायक अध्यापक था, तो सबसे पहले मुझे जिला स्तर पर जो अध्यापक सम्मान होता है 5 सितंबर को वो मिला 2014 में। 2015 में उत्कृष्ट विद्यालय के तहत राज्य सरकार की ओर से मुझे 1,20,000 रुपये का पुरस्कार मिला, जो आप डेस्क बेंच और प्रोजेक्टर देख रहे हैं, ये उसी की देन है, उसी पुरस्कार की देन है। 2017, 18 और 19 3 बार लगातार मुझे राज्य स्तरीय ICT पुरस्कार भी मिला है, जो कि NCERT की तरफ से एक उपयुक्त आयोजित होती है, उसमें भी मैं मिल ही रहा हूँ। और उसके बावजूद भी निरंतर कई जनपदों में मैंने शैक्षिक उन्नयन कार्यशालाओं में प्रतिभाग किया है, जिसमें आदरणीय जिलाधिकारी महोदय की तरफ से मुझे सम्मानित किया जाता है। अच्छा, एक चीज़ और है कि मैं कहीं पढ़ रहा था कि आपने 20 साल में समर कैंप लिए थे, ऐसी व्यवस्थाएं भी आपने विद्यालय में चालू करी। हमारे दर्शकों को उस समर कैंप के बारे में बताइए जो आपने जनपद में पहली बार इसकी शुरुआत की। कॉन्वेंट स्कूलों में ये भी हम देखते थे कि बच्चों को छुट्टियों से पहले कुछ वर्क दिया जाता था, समर कैंप के तहत कुछ एक्टिविटीज़ कराई जा सकती है। तो मुझे ये लगा कि ये मेरे स्कूल में भी हो सकता है। तो 2012 में मैंने सबसे पहले वही शुरू किया था। तो समर कैंप हमारे गाँव के एक बहुत ही होनहार नौजवान है जिनका नाम है ऋषभ राठौर। वो मूर्तिकार हैं, मूर्तियाँ बनाते हैं। ये आइडिया भी बेसिकली उन्हीं की तरफ से आया था कि सर हम बच्चों को सिखाना चाहते
कुछ बड़ा आ गया कि हमने चलिए समर कैंप लगाते हैं 8 दिन का, और आपको जो आता है आप सिखाइए, मुझे जो आता है मैं सिखाऊंगा। ये परंपरा तब से चली और ये काफ़ी विख्यात हुई। अब तो सभी जनपदों में समर कैंप आयोजन होने लगा है, जिसके तहत हम बच्चों को विभिन्न कलाओं में पारंगत करते हैं। अंत में एक सवाल हमारे दर्शकों को, आप हो सकता है कि हमारे कुछ अध्यापक भी हमारे दर्शकों, उन अध्यापकों और उन समाज सेवियों के बारे में बताइए कि अपने विद्यालय की जो प्राथमिक शिक्षा है, क्योंकि हमारा जो भारत है वो गांव का देश कहा जाता है, उनके लिए आप 2 शब्द कहना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम जिस परिवेश से बिलोंग करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र तक जब तक विकास नहीं होगा, यहाँ के बच्चे जब तक नई तकनीकी को नहीं समझेंगे, हमारा देश विकास नहीं कर सकता। तो ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी थी कि मैं शहरी क्षेत्र का भी विद्यालय चुन सकता था, ये मौके मुझे 2 बार मिले, लेकिन मैंने ग्रामीण क्षेत्र का ही विद्यालय चुना, इसलिए कि मुझे यहाँ करने के अवसर ज़्यादा मिले। यहाँ जो मुझ में कला थी या जो मुझ में क्रियोसिटी थी वो जगाने की यहाँ बहुत बड़ा क्षेत्र था काम करने के लिए। मैंने यहाँ काम किया, निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। मेरा सभी अध्यापक जो भी इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उनसे मेरा एक ही निवेदन है कि आप थकिए नहीं, हारिए मत, निराश मत होइए, निरंतर प्रयास करते रहिए, परिवर्तन एक दिन जरूर आएगा। आप सुन रहे थे सरिता जी को, आपने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इस पड़ताल में हमें एक जो वास्तविकता देखने को मिली, इसमें यह आता है कि शिक्षा पर कई बार आरोप लगते हैं कि हमारे गांव की विद्यालयों की दुर्दशा है। इसमें बहुत सा कारण ग्राम प्रधान और आम जनता भी होती है। मेरी भी यही गुजारिश है ग्राम प्रधानों से, आम जनता से, कि अधिक से अधिक अध्यापकों को आप सपोर्ट करें, ताकि आपके बच्चे, आपके समाज के बच्चे अच्छी शिक्षा की तरफ उन्मुख हो सकें, अच्छी शिक्षा पा सकें। नई पड़ताल में हम एक अन्य विद्यालय में आपको ले चलेंगे, तब तक बने रहें नवरत्न 24 के साथ, और हमारे इस रिपोर्ट को आप अधिक शेयर करें, ताकि हम आपको उन बिंदुओं को आपके सामने रख सकें, आपको दिखा सकें, जिससे आपका और आपके समाज का विकास हो सकता है। कुछ हम ऐसी और प्रतिभाएं भी आपके लिए लाते हैं जिनसे आप मोटिवेट हो सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।